नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सोमनाथ गलांडे, एसएनडी प्रोफेशनल एकेडमी। आज पार्ट 2 लेक्चर है इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिलेबस हमने पहले ही बोल दिया था कि 2020 के हिसाब से सिलेबस आने वाला है, तो चलते हैं डायरेक्टली पार्ट के ऊपर। पहले हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसके बाद में हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स देख लिए थे। आज हम इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, मतलब आज जो लेक्चर चालू होने वाला है वो इंपॉर्टेंस टू माइक्रो इकोनॉमी इसके ऊपर से चालू होने वाला है। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर्स में मतलब जो आगे का पार्ट था वो आगे का पार्ट कौन सा था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो की पूरी थियरी आज के लेक्चर्स में हमें कंप्लीट करनी होगी। ओके, आज के लेक्चर्स में 60% 50% मराठी 50% हिंदी दोनों भी करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे फिर से कल का वीडियो लेक्चर मराठी में बनाया, फिर से रिक्वेस्ट आने लगी कि सर हिंदी में भी प्रिपेयर कीजिए, हम देख रहे हैं वीडियो। तो इसी वजह से कुछ जो बच्चे हैं जिनको हिंदी में प्रॉब्लम आता है तो उनके लिए भी मराठी में भी बोलने वाला हूँ। जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे ज्यादा हार्ड पार्ट है, आपको समझ में आने वाला नहीं है ऐसा मुझे लगता है, वहां पे मैं मराठी यूज करने वाला हूँ। ओके, तो चलते हैं डायरेक्टली अपने पॉइंट के ऊपर। सामने तो दिख ही रहा है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक हमें हेल्प करता है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। ओके, price determination. Microeconomics explains how the prices of different products and various factors of production are determined. तो कैसी प्राइस डिटरमाइन की जाती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस कैसे डिटरमाइन की जाती है, ये माइक्रो इकोनॉमिक हमें बताता है। इसी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक में ये माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है हमें स्टडी करने के लिए। चलते सेकंड पॉइंट के ऊपर। ओके, देखते हैं क्या देख लिया पहले पॉइंट में, प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। चलते सेकंड पार्ट की तरफ, फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसे वर्क करती है ये अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। और फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग, मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी कहां पे होती है? जहां पे इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। किस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं? सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ओके, ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बेसिकली। और भी है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये भी पार्ट हमें देखना था, उसमें सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में जाता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ये किस तरीके से हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, ये हमें सॉल्व करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक हमारी मदद कर देता है। ओके, यहाँ पे हेल्प होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस वजह से माइक्रो इकोनॉमिक ये जो पहला पार्ट था प्राइस डिटरमिनेशन के लिए तो हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसके लिए भी इसीलिए इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं आठ टेकन। At individual levels, there is no intervention by the government or any other agency. यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी नहीं चलता और यहाँ पे अदर एजेंसी की भी इंटरवेंशन मीन्स इंटरफेयर नहीं चलता इसमें। ओके, तो ये थे पॉइंट्स इसके बारे में इंपॉर्टेंस। अगला पार्ट है फॉरेन ट्रेड। ओके, फॉरेन ट्रेड मतलब क्या? जब हम फॉरेन के साथ ट्रेड करते हैं, फॉरेन में ट्रेड करते हैं, मतलब इंडिया और दूसरी कंट्री, इनके दोनों के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है तो हम इसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड। बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ कि दूसरे नेशंस के साथ जब भी कुछ ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं तो हमें इसमें फॉरेन ट्रेड की कंसेप्ट अप्लाई करनी पड़ती है। ओके, तो चलते हैं फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस aspect means also effect. Okay, various aspect of foreign trade, like effect of tariff on a particular commodity. Effect of tariff. Okay, TARIFF. Effect of tariff on a particular commodity. Tariff मतलब क्या? टैक्स और ड्यूटी।
टैरिफ मतलब क्या? टैक्स और ड्यूटी। ओके, किसके ऊपर की टैक्स और ड्यूटी? जो कुछ गुड्स इंपोर्ट करने वाले हैं या एक्सपोर्ट करने वाले हैं उसके ऊपर जो हमें टैक्स चार्ज करना है, एक तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसे हम कहेंगे टैरिफ कहेंगे। ओके, नेक्स्ट किसके लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है? फॉरेन ट्रेड, माइक्रो इकोनॉमिक हेल्पफुल टू द इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स ऑफ एनी टू कंट्रीज गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री। क्या इफेक्ट होने वाला है एक्सचेंज रेट के कंट्रीज के, गेन्स कितने वाला है पर्टिकुलर कंट्रीज को, ये सब पता हमें माइक्रो इकोनॉमिक की वजह से पता चलता है। ओके, पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक क्यों इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग करने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस, माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन। क्यों हेल्प करता है? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन जहां पे आते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी हिंदी में तो बोलने की जरूरत नहीं, जहां पे बहुत सारे मतलब परेशानी रहती है, जहां पे प्रॉब्लम्स आते हैं उसे हम कहते हैं। और मराठी में अगर बोलना चाहिए तो इसको किचकट बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? किचकट। ओके, म्हणजे जिथं अशा प्रकारची परिस्थिती असते की जिथं काही समजून येत नाही, किचकटपणा भरपूर जास्त असतो, त्याला आपण कॉम्प्लेक्सिटी असं, कॉम्प्लेक्स इकॉनॉमिक सिच्युएशन जिथे येते ना तिथं मायक्रो इकॉनॉमिक आपल्याला हेल्प करत असते। ओके, इकॉनॉमिक मॉडेल बिल्डिंग पाहतोय आपण। मायक्रो इकॉनॉमिक हेल्प्स इन अंडरस्टँडिंग व्हेरियस कॉम्प्लेक्स इकॉनॉमिक सिच्युएशन विथ द हेल्प ऑफ इकॉनॉमिक मॉडेल. It has made valuable contribution to economics. मायक्रो इकॉनॉमिकने इकॉनॉमिक मॉडेल बनवण्यासाठी महत्वाचं कॉन्ट्रीब्युशन इकॉनॉमिक मध्ये दिलेलं आहे. कशा पद्धतीने? बाय डेव्हलपिंग व्हेरियस टर्म्स. कशासाठी दिले? डेव्हलपिंग व्हेरियस टर्म्स, कन्सेप्ट्स, टर्मिनॉलॉजीज, टूल्स ऑफ इकॉनॉमिक एनालिसिस एटसेट्रा. इकॉनॉमिक मॉडेल्स आर बिल्ट युजिंग व्हेरियस इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स. इकॉनॉमिक मॉडेल बनवताना कसं बिल्ट होतं? वेगवेगळे इकॉनॉमिकचे जे व्हेरिएबल्स आहेत त्याच्यासाठी आपण ते वापरतो. ओके, तर हे पार्ट तुम्हाला त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. सॉरी, जस्ट अ मिनिट, मी हा फोन सायलेंट करतो. फॉरेन ट्रेड. ओके, पहिलं इकॉनॉमिक मॉडेल बिल्डिंग पाहिलं. त्याच्यानंतर पहिले की इकॉनॉमिक मॉडेल्स आर बिल्ड युजिंग व्हेरियस इकॉनॉमिक व्हेरिएबल. व्हेरियस इकॉनॉमिक व्हेरिएबल बनवण्यासाठी आपल्याला बिल्ड करण्यासाठी त्याच्यामध्ये मायक्रो इकॉनॉमिकची हेल्प होत असते. म्हणून हे चौथं जे इम्पॉर्टन्स आहे इकॉनॉमिक मॉडेल बिल्डिंग, मायक्रो. ओके, मायक्रो इकॉनॉमिक्सचा पार्ट पाहतोय आपण. पहिलं नेक्स्ट इम्पॉर्टंट बिझनेस डिसिशन्स. ज्यावेळेस आपल्याला बिझनेस डिसिशन्स घ्यायचे असतील त्यावेळेस मायक्रो इकॉनॉमिक पण तिथे इम्पॉर्टंट ठरतं. तर बघूयात कशा प्रकारे मायक्रो इकॉनॉमिक बिझनेस डिसिशन घेताना इम्पॉर्टंट ठरतं. मायक्रो इकॉनॉमिक थिअरीज आर हेल्पफुल टू बिझनेसमन फॉर टेकिंग क्रुशियल बिझनेस डिसिशन्स. ओके, तर बाजूला जो फोटो दिसतोय तुम्हाला, बाजूला एक फोटो आलेला आहे, तर त्याच्या खाली मी नोट लिहिलेली आहे, वन ऑफ द माय बेस्ट स्टूडेंट्स एंड माय टीचर प्रगति पुत्र. ये जो लड़की थी वो मेरे पास पढ़ने के लिए थी, 2 साल पहले मेरे पास बैच में थी. तो इस लड़की के पास, मेरी लड़की को तो पढ़ाया भी है. ओके, वो मेरे स्टूडेंट भी है, प्लस मैं उसको मेरी टीचर भी मानता हूँ, क्योंकि इसके पास से बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारी चीजें मेरे को सीखने के लिए मिली. क्योंकि अगर एक चीज आपने ठाम ली है ना तो उसको जब तक वो पूरी कंप्लीट नहीं होती, जब तक वो उसको आपका सक्सेस नहीं मिलता, तब तक वो ये लड़की छोड़ती नहीं. मतलब जो भी आपने थाम लिया है वो कंप्लीट होने तक मत रुकिए. ऐसे इसका बिहेवियर है, इसी वजह से. और इस लड़की के पास से बहुत सारे सीखने के लिए पार्ट है. जब भी अपने लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब भी बैचेस रेगुलरली चालू हो जाएंगे, तो मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके क्लास पे लाने की. जब आप उसको मिलोगे तो ऑब्वियसली आप इंस्पायर हो जाओगे. ओके, जो कोई पहचानता है उनको तो मालूम ही है. ओके, चलता है. बहुत सारी बहुत मेहनत करती है लड़की, जैसे की मराठीत आपण म्हणतो खूप कष्टाळू मुलगी आहे त्या प्रकारची. ओके, चलते अगले पार्ट की तरफ. माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रुशियल बिजनेस डिसीजंस. These decisions are related to determination of cost of production. क्रुशियल डिसीजंस. ओके, बिजनेसमैन को हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. किस तरीके से हेल्प करता है? टेकिंग क्रुशियल बिजनेस डिसीजंस. कौन से क्रुशियल डिसीजंस? तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर कोई प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आनी चाहिए वो डिटरमाइन करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है. डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स. अगर कौन सी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी प्राइस क्या रखनी चाहिए यह डिटरमाइन करने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प लगती है. मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट.
जो आउटपुट है उसे कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है और प्रॉफिट को किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमें बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। हम देख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे फिफ्थ पॉइंट कौन सा देख लिया, बिजनेस डिसीजन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। क्यों गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं उस पॉइंट में। इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी एटसेट्रा। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक क्यों इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, यूजफुल टू गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरह की पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी बनाना है तो माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करनी पड़ेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी बनानी है तो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ेगी, प्राइस पॉलिसी करनी है तो माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करनी पड़ती है। इस जगह पे माइक्रो इकोनॉमिक की रिक्वायरमेंट जरूरी है, इस वजह से माइक्रो इकोनॉमिक यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। दिस पॉलिसीज हेल्प्स द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल। ये पॉलिसी क्यों की जाती है कि गोल जो है गवर्नमेंट का वो अटेन करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करना है तो इनकम तो आना चाहिए। गवर्नमेंट का सबसे मैक्सिमम इनकम किस में से आता है, तो टैक्स पॉलिसी में से आता है। तो ये टैक्स पॉलिसी इफेक्टिवली कैसे बनाई जा सकती है, इसलिए थिंकिंग के लिए वो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस हो जाती है। ओके, help the government to attain its goals to efficient allocation of resources। देखिए मैंने क्या बोला था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो माइक्रो इकोनॉमिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक में। और मैक्रो में क्या होता है, सपोज ये माइक्रो इकोनॉमिक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और माइक्रो में क्या हो जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो रिसोर्सेस हमने एलोकेट किए थे ना, इस रिसोर्सेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से होनी चाहिए ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक सिखाता है। ओके, तो माइक्रो में क्या देखना है हमें, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और ये यूजफुल इकोनॉमिक का वेलफेयर मतलब सोसाइटी का वेलफेयर करना है, लेकिन वेलफेयर किस तरीके से करना है, ओके, इकोनॉमिक वेलफेयर करना चाहिए हमें। ओके, हर कोई बंदा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए, हर कोई फैमिली इकोनॉमिकली स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। इसके ऊपर हर एक गवर्नमेंट का मतलब कंसंट्रेशन अपनी गवर्नमेंट का इसी की तरफ रहता है। ओके, जैसे कि लॉकडाउन में पता ही चल रहा है कि गवर्नमेंट के पास से कुछ ना कुछ तो राशन वगैरह सब की तरफ भेजे जा रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी सोचा जाता है। ओके, क्योंकि किसके सबके पास बहुत सारे पैसे होते हैं ऐसी बात तो नहीं है, जिसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते उसके लिए किस तरीके से हम वेलफेयर पहुंचा सकते हैं, कम दाम में उसको कैसा खाना पीना दे सकते हैं, ये सब बातें उसमें पढ़ाई जा जाती है। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। लास्ट इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक का, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, बेस है किसके लिए, वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का अगर वेलफेयर हमें देखना है तो माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करनी हमें जरूरी है। Microeconomics explains how best result. Microeconomic explains how best results can be obtained through. How best results can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. Okay. हमें जो भी रिसोर्सेस है बेस्ट रिजल्ट कैसे मिल सकता है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करके जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी संसाधन हमारे पास थे उसका मैक्सिमम यूज करके हमें बेस्ट रिजल्ट कैसे मिल सकता है, इसकी थिंकिंग। जैसे इसके लिए अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो बीच में गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि हमने रेलवे बोगियों को जो है वो कंपार्टमेंट में मतलब जो भी है वो सैनिटाइज वगैरह करके पूरा बेड्स बना दिए, हॉस्पिटैलिटी में कन्वर्ट कर दिया है इसको। तो ये क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं वो बोलने के लिए उन्होंने बोला। अभी कितना हुआ है क्या हुआ है वो मुझे तो पता नहीं, मैं किसी का समर्थक नहीं, मैं किसी को समर्थन नहीं करता ना किसी को अपोज नहीं करता, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने बीच में अनाउंसमेंट की थी कि रेलवे बोगियों को हमने हॉस्पिटैलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। 3000 बेड्स है कितने जो कुछ बोले थे उन्होंने, वो बेड्स कंप्लीट हो गए थे। मतलब जो अवेलेबल ऐसे ही रेलवे हमारी जगह पे ही खड़ी थी, जो भी रेलवेज है वो जगह पे खड़े रहने की वजह से उसका यूज सेकेंड तरीके से क्या किया जा सकता है, उसके तरफ बेड है, सब कुछ पार्ट है, उसमें जो भी बाकी के पार्ट्स आने वाले हैं उसमें वो देखने वाले हैं। ओके, तो अगला पार्ट इसमें हम देखने वाले हैं। ओके, स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट्स सोशल। ओके,
तो किस तरीके से हम उसको वेलफेयर कर सकते हैं, इकोनॉमी का वेलफेयर अगर हमें करना है तो हमें माइक्रो इकोनॉमी की स्टडी करनी बहुत सारी जरूरी है। ओके, तो चलते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारा कांटेक्ट नंबर वगैरह यहाँ पे दे दिया है। लेकिन जितने भी वीडियो लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं उस वीडियो लेक्चर्स आपने देखने के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, सब वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद अगर आपको उस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तभी आप कॉल कीजिए, नहीं तो इस टॉपिक के रिलेटेड है तो पहले ये टॉपिक देखना पड़ेगा, जो टॉपिक के रिलेटेड है वो टॉपिक देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। जैसे कि हमने स्टडी हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर, तो अगला पार्ट हमने क्या करना है, तो ये पॉइंट्स हो गए पूरे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गए। टोटल कुल मिला के हमने 7 पॉइंट्स देख लिए इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं, ऊपर देख रहे हैं आपको कि प्राइस। ओके, जो कुछ है इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग से। पहला पॉइंट था प्राइस डिटर्मिनेशन, दूसरा फ्री मार्केट इकोनॉमी, तीसरा फॉरेन ट्रेड, चौथा इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, पांचवा बिजनेस डिसीजन, 6 क्या था यूजफुल टू गवर्नमेंट, और 7वां पॉइंट था हमारा बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। तो यहाँ पे खत्म हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी जो अगला टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा टॉपिक है वो? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो सबसे पहले हमें देखना है इसके बारे में मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, इसके बाद में डेफिनेशन देखने वाले। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले टॉपिक में हमने जब चालू किया था, रैगनर फिश ने 2 टाइप्स बोले थे कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहली ब्रांच देख ली माइक्रो, अभी सेकंड ब्रांच कौन सी है? मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, व्हिच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी क्या करती थी? पार्ट की स्टडी करती थी, स्लाइसिंग मेथड बोलते थे हम उसे। मैक्रो इकोनॉमी क्या करती है? एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करती है। किसकी स्टडी करती है? एंटायर, मतलब सब इंटरनेशनल जितनी भी इकोनॉमी है एज अ होल इकोनॉमी की स्टडी करती है। जैसे की मराठी में अगर बोला जाए, सगळ्याच इकॉनॉमीचा अभ्यास केले जाते, सगळ्या देशाच्या इकॉनॉमीचा अभ्यास करणं म्हणजे देशाची एम्प्लॉयमेंट, देशाचे इन्व्हेस्टमेंट, संपूर्ण देशाचं स्टडी, म्हणजे संपूर्ण स्टडी केली जाते, त्याला एंटायर इकॉनॉमी स्टडी असं म्हणतो। इट डील्स विथ द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नॅशनल इन्कम, नॅशनल आउटपुट, टोटल इन्व्हेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस, फ्लक्चुएशंस, etc. Thus, macroeconomic is the study of aggregates. इस वजह से मैक्रो इकोनॉमी किसकी स्टडी करती है? एग्रीगेट की। अभी जैसे कि देखा जाए यहाँ पे, तो इकोनॉमी जो है वो एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमी के मीनिंग में हमें क्या याद में रखना है? सिर्फ एनालिसिस ऑफ एंटायर इकोनॉमी, ये सब एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करती है। ओके, इट डील्स विथ टोटल इनकम, टोटल वेजेस, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट और नेशनल, ये पार्ट इसमें यूज किए जाते हैं। टोटल, नेशनल, एग्रीगेट, मतलब एज अ होल इकोनॉमी बोल के हमें इसको यूज करना चाहिए। ओके, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक पॉइंट है वो डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के उसके डेफिनेशंस हमें यहाँ पे देखने हैं। ओके, किसके? मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन दी है जेएल हैंसन ने। किसने दी है? जेएल हैंसन ने। Macroeconomic is that branch of economy which considers the relationship between large aggregate such as volume of employment, total amount of savings, investment, national income, etc. मतलब क्या है? ये लार्ज एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक, ये तो इजी, इकोनॉमी को वो ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक की लार्ज एग्रीगेट की स्टडी करती है। रिलेशन है उसमें वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल इनकम। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है डेफिनेशन की है, ये की है प्रोफेसर कार्ल शेपेरियो की डेफिनेशन है। तो प्रोफेसर कार्ल शेपेरियो क्या कहते हैं? मैक्रोइकोनॉमिक्स deals with functioning of the economy. Macroeconomic deals with functioning of the economy as a whole. होल इकोनॉमी को किस तरह से फंक्शनिंग किया जाता है, ये जहां पे देखते हैं उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसने दी ये डेफिनेशन? प्रोफेसर कार्ल शेपेरियो ने डेफिनेशन दी थी। फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें से हो जाता है।
चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट्स हमें जो देखने हैं वो नेक्स्ट पॉइंट्स है कि जो भी स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कहां तक जाता है। ओके, तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहां तक है। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चार तरह के स्कोप है यहाँ पे। ओके, बेसिकली देखे जाए तो सबसे पहला थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए हमें जो यहाँ पे देखने हैं एग्रीगेट, टोटल, नेशनल, इंडिविजुअल देखने नहीं, पार्शियल देखने नहीं, जनरल, सबके लिए देखना है यहाँ पे हमें। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किसकी होगी, इंडिविजुअल होगी या नेशनल होगी, एज अ होल होगी ना यहाँ पे। ओके, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इसके ऊपर भी दो बड़े बड़े टॉपिक्स आते हैं। ओके, देखिए मैं जहां जहां पे बोल रहा हूँ ये आगे देखने वाले हैं हम, सच में इसके ऊपर टॉपिक से फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शनरी टॉपिक है, आगे जो चैप्टर्स है ये चैप्टर्स के इंट्रोडक्शनरी टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक, इसी वजह से इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है, बाकी सब डिटेलिंग पार्ट हमें आगे देखने हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शंस क्या रहते हैं वो आगे देखने हैं, और जो कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन रहता है इसे हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। ओके, इसी वजह से देखिए थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, दोनों के नीचे ओके थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। सेकेंड है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या है, एवरेज प्राइस ऑफ ऑल प्रोड्यूस्ड गुड्स अँड सर्व्हिसेस ड्युरिंग द इयर, पर्टिक्युलर इयर। एखाद्या वर्षामध्ये किती वस्तू तयार झाल्यात किंवा किती सर्व्हिसेस तयार झालेले आहेत त्याची एवरेज प्राइस काय येईल सगळ्यांची, याला आपण जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। एक पर्टिकुलर ईयर में कितनी प्राइस होगी, जितने भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किए, जितने भी सर्विसेज हमने प्रोड्यूस की थी, उस सर्विसेज की और गुड्स की एग्रीगेट वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू क्या आ सकती है, इसे हम जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। ओके, एंड इन्फ्लेशन, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने पहले भी कह दिया था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स रहता है, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, और माइक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में सोचता है। माइक्रो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और लास्ट है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये इकोनॉमी के पार्ट, लेट्स सी वन बाय वन, एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स व्हिच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेशनल इनकम क्या करता है, व्हिच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम, ओके, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस वजह से थियरी ऑफ स्कोप यहां पे है कि डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट कॉजेस फंक्शंस इन द लेवल ऑफ इनकम। क्या रीजंस थे कि जिसके फंक्शंस की वजह से इनकम में, अगर नेशनल इनकम में अगर कुछ चेंजेस हुए, आउटपुट में कुछ चेंजेस हो गए, एम्प्लॉयमेंट में कुछ चेंजेस हो गए। देखिए तीनों इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर जहां पे फैक्ट्रीज हैं वहां पे प्रोडक्शन होने वाला है, प्रोडक्शन होगा तभी तो इनकम अर्न होगा। अगर यहाँ प्रोडक्शन करना है, इनको इनकम अर्न करना है, तो इनको डेवलपमेंट करने के लिए लेबर की जरूरत लगेगी। मतलब पहले तो एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट देने के बाद आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, आउटपुट होने के बाद उसके ऊपर से इनकम मिलेगा। मतलब सब पार्ट इंटरडिपेंडेंट आ जाता है, लेकिन हमें देखने वो सब आगे के टॉपिक में हमें देखने। लेट्स सी यहाँ पे क्या दिया है वो देखते हैं, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन। ओके, हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमाइन किस तरीके से की जाती है, ये देखने के लिए हमें कंजम्पशन फंक्शन स्टडी करना पड़ेगा, वो जो आगे बताया था मैंने। एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस फंक्शन जो है, बिजनेस साइकिल जो है, वो पार्ट एंड पार्सल है किसकी, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए हम बिजनेस साइकिल कह सकते हैं, तो कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन को भी हम बिजनेस साइकिल कह सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। अगला पॉइंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल मैंने बता दिया था, सिर्फ यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है उसके ऊपर वो दिया गया है। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। मैक्रो इकोनॉमिक में दिखाया जाता है कि जनरल प्राइस लेवल किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है, किस तरीके से डिसाइड की जाती है। एंड फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेस इन्फ्लेशन इन इट, क्या रीजंस थे कि जिसमें इन्फ्लेशन आ गए। ओके,
द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स। जनरल प्राइस लेवल इतनी इंपॉर्टेंट है ऑन द अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से ओके तेजी और मंदी में जो कुछ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है, इसमें तेजी मंदी में जो कुछ अकाउंट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उसको हैंडल करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमी की स्टडी करनी पड़ती है और उधर भी इसका स्कोप जाता है। ओके चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे अगली बात growth and development. Macroeconomic consists of the theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty. वो एक्सप्लेन करता है क्या कॉजेस, क्या रीजंस है जिसकी वजह से आपके यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है और पॉवर्टी है, ये मैक्रो इकोनॉमिक बताता है हमें। इट ऑल्सो सजेस्ट, ये क्या करता है, सजेस्ट करता है। किसके लिए सजेस्ट करता है, देखिए पार्ट हाईलाइटेड किया है, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक्सेलरेट करना मतलब क्या, जब भी आप टू व्हीलर चलाते हैं तो एक्सेलरेटर बढ़ा देते हो, ओके, तो एक्सेलरेट करना मतलब जिसकी उसकी स्पीड बढ़ाना। तो इकोनॉमिक में अगर आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है, स्पीड बढ़ानी है, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप एक्सेलरेट कर पाओगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ओके चलते, तो ये यहाँ पे भी इसका स्कोप हमें दिखाई देता है। तो चलते थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट के ऊपर, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद रिलेटिव शेयर। किसमें शेयर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, कि कहां से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, नेशनल इनकम में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से पार्ट में ज्यादा। जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है 4, तो उसके ऊपर इनकम सोर्सेज भी कितने होने वाले हैं, 4। तो जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल का नहीं देखना, हमें होल नेशन का देखना है। ओके, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। टोटल नेशनल इनकम में सबका पार्ट कितना है, ये डिसाइड अगर करना है, इसकी स्टडी अगर करनी है हमें, तो इसके लिए भी स्कोप है, मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप यहाँ पे भी हो जाता है। ओके चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट जो दिया है यहाँ पे, फीचर्स। चलते हैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक के फीचर्स देखिए। सबसे पहले माइक्रो की इंपॉर्टेंस देख लिया, उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग देख लिया, उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक के स्कोप देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, उसके बाद में स्कोप देख लिया। अभी देख रहे हैं हम फीचर्स। ओके, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैक्रो मतलब क्या, एग्रीगेट, टोटल, नेशनल। स्टडी ऑफ एग्रीगेट, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। It is concerned with the aggregate concept such as national income, national output, national employment, general price level, etc. क्या किया यहाँ पे, इट इज कंसर्न विद एग्रीगेट कंसेप्ट। एग्रीगेट कंसेप्ट कौन से होते हैं, सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल एंड बिजनेस साइकिल। जैसे कि हमने जो देख लिए थे स्कोप, वही स्कोप के पॉइंट्स है यहाँ पे। ओके चलते अगले पार्ट में, मतलब यहाँ पे हमें ध्यान याद में कौन से पार्ट्स रखने हैं, यहाँ पे पॉइंट आउट किए वाले कौन से पॉइंट्स है, कंसर्न विद एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल्स, ये पॉइंट्स हम यहाँ पे याद रखने हैं और नोट डाउन कर लीजिए इसे। अगर आपको नोट डाउन करना है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलते सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड इंपॉर्टेंस, फर्स्ट फीचर क्या देख लिया हमने, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। सेकंड फीचर क्या है, इनकम थियरी। ओके, इनकम थियरी फीचर है। मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रोइकोनॉमिक क्या करता है, स्टडी करता है किसकी, नेशनल इनकम, इट्स डिफरेंट एलिमेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। मैक्रोइकोनॉमिक डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक किसके साथ डील्स करेगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। होल नेशन की डिमांड क्या है और होल नेशन का सप्लाई क्या है, इसकी स्टडी करेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट और टोटल की स्टडी करनी है, एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करनी है, ना कि इंडिविजुअल की स्टडी करनी है। तो इस वजह से मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टडी करेगा वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ना कि इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, इसकी स्टडी नहीं करेगा। इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द नेशनल इनकम। ये भी बता देता है कि नेशनल इनकम में क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है मैक्रो इकोनॉमी, ये बता देता है। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी से हमें पता चलता है कि नेशनल इनकम में जो कुछ फ्लक्चुएशंस अगर हो रहे हैं तो किसकी वजह से हो रहे, क्यों हो रहे, क्या इंपैक्ट उसका इकोनॉमिक के ऊपर हो रहा है, ये मैक्रो इकोनॉमिक की वजह से हो जाता है। दैट लीड्स टू बिजनेस साइकिल, दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये लीड्स करता है बिजनेस साइकिल को कि जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो रहा है इससे। ओके, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस।
अगर माइक्रो का याद में आपको होगा तो माइक्रो में पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस हो जाता है और यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस हो जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, बिहेवियर ऑफ लार्ज aggregate and their functional relationship. General equilibrium deals with the behavior of demand, supply and price. General equilibrium deals with the demand, supply and price in the whole economy. पूरे इकोनॉमी की डिमांड क्या है, पूरी इकोनॉमी की सप्लाई क्या है, पूरी इकोनॉमी की प्राइस क्या जाती है, इसकी सबकी स्टडी एक जगह पे की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरडिपेंडेंस। जो कुछ पार्ट है इंटरडिपेंडेंस, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अगर आपको मिलेगी तो ये आप कुछ ना कुछ तो मतलब अगर आपको इनकम ज्यादा कमाना है तो आउटपुट ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो यहाँ पे आपको जॉब के ऊपर मेंबर्स ज्यादा हायर करने पड़ेंगे, मतलब यहाँ पे वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे, वर्कर्स बढ़ाने तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ओके, इंटरडिपेंडेंस पार्ट ये हो जाता है मैक्रो में, समझ में आता है। मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल such as interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price level. For example, changes in the level of investment change gain will finally result into changes in the level of income. इन्वेस्टमेंट चेंज करने की वजह से इनकम चेंज हो जाएगा, लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो जाएगा, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी वो भी चेंज हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाएगा, इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और इवेंचुअली इकोनॉमिक ग्रोथ भी चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अभी जो कोरोना का इफेक्ट हो किस तरीके से इसके साथ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फैक्ट्रीज बंद है, ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्शन आउटपुट कम हो गया, आउटपुट कम होने की वजह से यहाँ पे जो जॉब है वो जॉब चले गए, मतलब जॉब के ऊपर कोई भी नहीं जा रहा है, जॉब के ऊपर नहीं जाने की वजह से इनकम कम हो गया, इनकम कम होने के अगर जहां पे आपको इनकम ही नहीं तो वहां पे सेविंग क्या हो सकती है, वो सब इंटरडिपेंडेंट पार्ट रहता है। इसी वजह से इस पार्ट को हम कह सकते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इंडिया की, पूरी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट जनरल, ये पार्ट देख लिया हमने इंटरडिपेंडेंस। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, लंपिंग मेथड, लंप सम, ऐसा जो कहते हैं एग्रीगेट, लंपिंग मतलब एग्रीगेट हो जाता है। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट की स्टडी करने के बजाय हम सब इकोनॉमी की स्टडी करेंगे, इसको हम कहते हैं लंपिंग मेथड। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बॉल्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट नेम है, सबसे बेहतरीन नेम, इसके भी बहुत सारे इकोनॉमिक लॉज वगैरह इसमें एक्सप्लेन किए बॉल्डिंग। ओके, according to the professor Balding, forest is an aggregation of trees but it does not reveal the properties of an individual tree. जब हम जंगल कहते हैं तो एक झाड़ को देख के हम जंगल नहीं कहते, जो बहुत सारे झाड़ मिलके होता है, एक के साथ एक झाड़ जो खड़े हो जाते हैं, उस सब झाड़ों को देख के हम जंगल कहते हैं, अकेले झाड़ को हम जंगल नहीं कहते। ओके, मतलब एक अगर झाड आहे तो वहां पे जंगल फॉरेस्ट हो गया, इसे हम फॉरेस्ट नहीं कह सकते। ओके, तर यालाच आपण काय म्हणतो, लंपिंग मेथड। इकॉनॉमिक मध्ये एका झाडाला आपण जंगल म्हणू शकत नाही, जे सगळ्या झाडांचे झाड दिसतील तुम्हाला लांब वर जिथवर झाड दिसत असतील त्याला तुम्ही जंगल म्हणू शकता। तसंच इकॉनॉमी आहे, एखाद्या पार्टची स्टडी केली म्हणजे ती मायक्रो इकॉनॉमिक झालं असं नाही, ती मायक्रो झाली। एका दोन पार्टची स्टडी केली तर ती मॅक्रो इकॉनॉमिक नाही, ते मायक्रो इकॉनॉमिक झाली। ज्यावेळेस सगळ्याच गोष्टींची स्टडी तुम्ही एकत्रित पद्धतीने करता त्यावेळेस त्याला मॅक्रो इकॉनॉमिक्स असं म्हणता येईल। ओके, तो चलते अगले पार्ट के ऊपर। दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये डिफरेंस है, एक झाड़ और पूरा जंगल, ये दोनों में जितना डिफरेंस हो जाता है उतना ही डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक सिंगल पार्ट और सब झाड़ जो भी एक बाजू में जाते हैं, वो डिफरेंस जितना है दोनों में उतना ही डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें देखने को मिलता है। अगला पार्ट है ग्रोथ मॉडल। ओके, नेक्स्ट फीचर क्या है, ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ मॉडल लाता है। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, जब जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक के पार्ट मैंने पहले ही बता दिया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अगर आपको देखना है तो मैक्रो इकोनॉमिक की हमें स्टडी करनी पड़ेगी। These growth models are used for studying economic development. ये ग्रोथ मॉडल क्यों करनी है हमें, स्टडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
अगर ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी जरूरी। फॉर एग्जांपल महालनोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हेवी इंडस्ट्री। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ओपन करो, आपकी कंट्रीज बढ़ने लगेगी और आपके कंट्रीज में डेवलपमेंट के बहुत सारे पार्ट आ जाएंगे और कंट्रीज की ग्रोथ भी उसके साथ हो जाएगी। महालनोबिस ने कहा था। ओके, इकोनॉमिस्ट मॉडल था हमारे लिए। तो ये मॉडल, ग्रोथ मॉडल मैक्रो इकोनॉमिक की वजह से बना सकते हैं। किसकी वजह से बना सकते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक की वजह से बना सकते हैं। ओके, चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। जनरल प्राइस लेवल। ओके, 7th फीचर देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जनरल प्राइस लेवल। अभी जनरल प्राइस लेवल पहले भी देख लिया था, यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या मीनिंग है, और रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, और उसके जो एक्सप्लेनेशंस वगैरह जो है रिपीट हो जाते हैं, तो ज्यादातर इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। ओके, जनरल प्राइस लेवल, डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। General price level is the average of all prices of goods and services currently being produced in the economy। वो कंट्री के अंदर, वो पीरियड के अंदर, मतलब जो कुछ ईयर है, वो कंट्री, नेशन, और गुड्स और प्रोड्यूस जो करंट ईयर में प्रोड्यूस हुए थे उसकी वैल्यू, एवरेज प्राइस, इसे हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल। चलते अगली पार्ट फीचर्स के ऊपर। पॉलिसी ओरिएंटेड, जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो पॉलिसी ओरिएंटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू कीन्स। ओके, देखिए ऊपर के पार्ट में 7 पॉइंट का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ गया, सॉरी माफ कीजिए मुझे याद नहीं रहता। एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जनरल प्राइस लेवल मतलब एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द इकोनॉमी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी करंटली। ओके, policy oriented, next point, according to Keynes, macroeconomic is the policy oriented science. It suggests suitable economic policies to promote economic growth. मैक्रो इकोनॉमी क्या करती है? सजेस्ट करती है सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, किसके लिए? टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। ओके, जैसे कि चलन वगैरह ज्यादा प्राइसेस वगैरह हो जाती है, चलन वार और इसके घट वगैरह जो हो जाता है, इसका पार्ट आ जाता है इसमें। चलते अगले पॉइंट की तरफ। अभी तक हमने जो कुछ देख लिए थे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या थे? फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं पहले फीचर्स से। पहला फीचर देख लिया था स्टडी ऑफ एग्रीगेट, सेकंड फीचर हमने देख लिया इनकम थ्योरी, थर्ड फीचर देख लिया जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, फोर्थ फीचर देख लिया इंटरडिपेंडेंस, फिफ्थ लंपिंग मेथड, सिक्स्थ ग्रोथ मॉडल, 7 जनरल प्राइस लेवल, और लास्ट का देख लिया हमने पॉलिसी ओरिएंटेड। इसी के साथ अगले पार्ट के ऊपर अगला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। फीचर्स कंप्लीट हो गए मैक्रो इकोनॉमिक की, अभी चालू करने हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस। सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक? फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की अगर फंक्शनिंग करने हैं हमें तो उसके लिए हमें इकोनॉमिक के मैक्रो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड the behavior pattern of aggregate variables in large and complex economic system। क्या हेल्प करती है मैक्रो इकोनॉमिक? अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेट। सब पार्ट का बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो जाता है वेरिएबल इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम जब होती है तब हमें किस तरीके से उसके ऊपर बिहेव करना चाहिए, ये सब कुछ पार्ट हमें मैक्रो इकोनॉमिक की वजह से समझ में आ जाता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। Macroeconomics helps to analyze the causes of inflation in fluctuation. Macroeconomics helps to analyze the causes of fluctuation in income, output, and employment, and makes an attempt to control them. जो changes हो रहे हैं, इनकम में चेंजेस हो गए, आउटपुट में चेंजेस हो गए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में इंटरडिपेंडेंस पार्ट था ना, ये जो चेंज हो रहा है इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक पता था। इस वजह से माइक्रो इकोनॉमिक यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेशनल इनकम।
ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टन्स क्या है, नेशनल इनकम. स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक हैज brought forward the immense importance of the study of national income and social account. Without the study of national income, it is not possible to formulate correct economic policy. जर आपल्याला इकॉनॉमिक पॉलिसी बनवायची असतील, करेक्ट इकॉनॉमिक पॉलिसी बनवायची असतील तर आपल्याला मॅक्रो इकॉनॉमिक तेवढंच महत्वाचं आहे. पहा, मायक्रो आणि मॅक्रो बद्दल जर बोलायचं असेल, अल्फ्रेड मार्शल म्हणले होते. कोण म्हटलं होतं? अल्फ्रेड मार्शल म्हणले होते, microeconomic and macroeconomic are the scissors of economy for cutting the papers. They are two blades of a scissor for cutting the paper. आपल्याला जर पेपर कट करायचा असेल तर ह्या ब्लेड आहेत, कैचीच्या दोन कात्रीचे दोन ब्लेड आहेत. एका कात्रीने कागद कापता येणार नाही, म्हणजे एका ब्लेडने कागद कापता येणार नाही. अति महानग अति शहाणे कापू शकतात, परंतु आपल्याला कात्रीने जर कागद कापायचा असेल तर कात्रीचे दोन ब्लेड आपल्याला रिक्वायर. तसेच इकॉनॉमी जर व्यवस्थित चालवायची असेल तर मायक्रो इकॉनॉमिक आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक हे दोन ब्लेड आहेत, दोन्हीला एक साथ घेऊन चाललं पाहिजे. दोन्ही तेवढेच इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म्युलेट करेक्ट इकॉनॉमिक पॉलिसी विदाउट मॅक्रो इकॉनॉमिक. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला याच्यामध्ये पाहिजे, प्रॉपरली काय सांगितलंय, नॅशनल इन्कम कशासाठी महत्वाचं आहे, टू फॉर्म्युलेट करेक्ट इकॉनॉमिक पॉलिसी. ओके, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. Advanced studies in macroeconomics helps to understand the problems of developing country. ओके, ऍडव्हान्स्ड स्टडीज करण्यासाठी प्रॉब्लेम्स ऑफ डेव्हलपिंग कंट्रीज मध्ये काय, जे कंट्रीज सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज, इन्कम अँड वेल्थ, difference in the standard of living of the people, etc. suggest important steps to achieve economic development. इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करण्यासाठी आपल्याला कोणत्या कोणत्या सजेशन्स पाहिजे, कोणते कोणते इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कशानुसार आली येईल आपल्याकडे हे पार्ट. आणि डेव्हलपिंग कंट्रीज ज्या आहेत, ओके, अंडर डेव्हलप्ड, डेव्हलपिंग, डेव्हलप्ड ह्या कंट्रीज असतात. डेव्हलपिंग कंट्रीज मध्ये कशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स असतील, ओके, हे प्रॉब्लेम्स त्यांना कशा प्रकारे सॉल्व्ह करता येतील, त्या पार्ट मध्ये आपल्याला त्याच्यावरती सजेशन मिळू शकतं त्याच्यामध्ये. ओके, चलूया नेक्स्ट पॉइंट कडे. नेक्स्ट पाचवा पॉइंट आहे परफॉर्मन्स ऑफ एन इकॉनॉमी. इकॉनॉमीचा परफॉर्मन्स. मॅक्रो इकॉनॉमी, हे मॅक्रो इकॉनॉमीवरून कळतं आपल्याला की आपली इकॉनॉमी कशा प्रकारे परफॉर्म करते. हे कशावरून समजून येतं आपल्याला, मॅक्रो इकॉनॉमी. ओके, मॅक्रो इकॉनॉमिक हेल्प्स अस टू अनालाइज द परफॉर्मन्स ऑफ एन इकॉनॉमी. नॅशनल इन्कम. ओके, national income estimates are used to measure the performance of an economy. national income कशाच काय केलं जातं, एस्टिमेट आहे, एक अंदाजपत्रक आहे की आपल्या इकॉनॉमीचा परफॉर्मन्स कसा आहे, कशा प्रकारे ऑफ एन इकॉनॉमी ओव्हर टाइम बाय कम्पेअरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस इन वन पिरियड विथ दॅट ऑफ अदर पिरियड. एका पिरियड मध्ये ज्या गुड्स आणि सर्व्हिसेस प्रोड्यूस केलेल्या आहेत त्या पिरियडच्या गुड्स अँड सर्व्हिसेस अदर पिरियडशी कम्पेअर करून आपला परफॉर्मन्स कसा आहे हे आपल्याला मॅक्रो इकॉनॉमी करून समजू शकतं. चला नेक्स्ट पॉइंट करेल त्याच्याकडे. ओके, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक व्हेरिएबल टू अंडरस्टँड द वर्किंग ऑफ द इकॉनॉमी. इकॉनॉमी कशा प्रकारे वर्किंग करते हे समजून घ्यायचं असेल तर मॅक्रो इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट आहे. स्टडी ऑफ macroeconomic variables are important. Many economic problems are related to economic variables such as behavior of total income, okay, behavior of total income, total output, employment and general price level in the economy. ये पॉइंट एक्सप्लेन केलेले स्टडी ऑफ मॅक्रोइकॉनॉमिक व्हेरिएबल. हे इकॉनॉमिकचे व्हेरिएबल्स आहे ज्याच्यामध्ये चेंज होत जातात. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट पॉइंट काय दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Macroeconomic helps to analyze the general level of employment and output in an country. General level of employment किती आणि त्या कंट्रीचा आउटपुट किती, एम्प्लॉयमेंटची लेवल किती त्या कंट्रीची आणि त्या कंट्रीचा आउटपुट किती हे समजण्यासाठी पण आपल्याला काय होते त्याची मदत होत असते. ओके, जाऊयात आता पुढचे किती झाले, 7 पॉइंट पहिले. करूयात पुन्हा एकदा रिवाइज. इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स सगळ्यात पहिल्यांदा इम्पॉर्टन्स पाहिलं फंक्शनिंग ऑफ अन इकॉनॉमी. दुसरा पॉइंट पहिला इकॉनॉमिक फ्लक्च्युएशन. तिसरा पॉइंट पहिला नॅशनल इन्कम. चौथा पॉइंट पहिला आपण इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. पाचवा पॉइंट पहिला परफॉर्मन्स ऑफ एन इकॉनॉमी. 6वा पॉइंट पहिला स्टडी ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक व्हेरिएबल अँड नेक्स्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तर एवढे पॉइंट आपण याच्यामध्ये स्टडी केले. जाऊयात आता पुढच्या पार्टकडे जो ती सगळ्यात महत्वाचा डिफरन्स बिटवीन द मायक्रो अँड मॅक्रो इकॉनॉमिक. इथं चॅप्टर संपत
झाला आपला डिफरन्स बिटवीन द मायक्रो अँड मॅक्रो इकॉनॉमिक. मायक्रो इकॉनॉमिक मध्ये काय डिफरन्स आणि मॅक्रो दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे? दोघं पण महत्वाचेच आहेत. बोथ आर सीजर्स ऑफ बोथ आर ब्लेड्स ऑफ वन सिंगल सीजर्स. ओके, बेसिस फॉर कंपॅरिझन. मीनिंग, मायक्रो इकॉनॉमिकचं मीनिंग काय आहे त्याच्यामध्ये? ओके, मायक्रोइकॉनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिव्हिज्युअल युनिट ऑफ एन इकॉनॉमी. मायक्रोइकॉनॉमिक इंडिव्हिज्युअल युनिटची स्टडी करतात. मॅक्रो इकॉनॉमिक बघूयात कशाची स्टडी करतात. ओके, मॅक्रोइकॉनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ऍग्रिगेट ऑफ द इकॉनॉमी ऍज अ होल. ऍग्रिगेट सगळ्यांची स्टडी करतात. ओके, हे ऍग्रिगेट स्टडी करतात. हे मायक्रोचा डिफरन्स आणि हा मॅक्रोचा डिफरन्स. स्टडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल युनिट, स्टडी ऑफ ऍग्रिगेट, हे होतं मीनिंग. पुढचा डिफरन्स पाहूयात आपण. ओके, पुढच्या डिफरन्स मध्ये तर हा बॅच सोबतचा फोटो आहे. बॅच म्हणजे टॉपर्स आले त्यावेळेस त्यांचा सत्कार करतानाचा फोटो काढलेला आहे त्यांचा तिथं. ओके, तर पहिल्या आपल्या मायक्रो आणि मॅक्रोच्या डिफरन्स कडे डिस्टिंक्शन पाहतो. त्याचं टूल्स, इंडिव्हिज्युअल डिमांड अँड इंडिव्हिज्युअल सप्लाय. मायक्रो इकॉनॉमिकचे टूल्स काय? इंडिव्हिज्युअल डिमांड अँड इंडिव्हिज्युअल सप्लाय, एकटा पार्ट. ओके, मॅक्रो इकॉनॉमिकचे टूल्स ऍग्रिगेट डिमांड अँड ऍग्रिगेट सप्लाय, स्कोप, डिमांड, सप्लाय, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फॅक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कन्झम्पशन, इकॉनॉमिक वेलफेअर, नॅशनल इन्कम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टन्स. ओके, हे आहे बाजूला जो फोटो शेवटचा रेड एंड टॉपिक चालू म्हणून जे फोटोज मी तुम्हाला काल तुमचं ड्रॉ करून बसलो होतो तुमच्यासाठी व्हिडिओ लेक्चर तयार करत होतो त्यावेळेस फोटो दिसले. हा फोटो आहे आपले जे मॅथ्सचे लेक्चरर आहेत सपाटे सर यांचे, म्हणजे आपला विद्यार्थी ज्यावेळेस असतात सपाटे सर जे मिडलला बसलेले येतात तिघांच्या मध्ये आहेत. सपाटे सरचे काही एंडला पण फोटो येणार आहेत. एक मोठ्या हस्तीचा सत्कार करताना आहे. तर मी इथं मुलांना सजेस्ट करताना होतो की कार्यक्रम ठेवला होता आपण आणि त्या कार्यक्रमामध्ये मुलांना सजेस्ट करतानाचा फोटो आहे. इम्पॉर्टन्स, प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडेल बिल्डिंग, बिझनेस डिसिशन्स, हे त्याचे इम्पॉर्टन्स आहेत मायक्रो इकॉनॉमिकचे. मॅक्रो इकॉनॉमिक, इकॉनॉमिक फ्लक्च्युएशन, स्टडी ऑफ नॅशनल इन्कम, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, एक्सेट्रा. तुम्हाला जेवढे लक्षात आहे तेवढे लिहिले तरी चालते. थेअरी, प्राइस थेअरी, इन्कम अँड एम्प्लॉयमेंट थेअरी. मायक्रो इकॉनॉमिकची कोणती होती? प्राइस थिअरी. आणि मॅक्रो इकॉनॉमिकची इन्कम अँड एम्प्लॉयमेंट थिअरी. एक्झाम्पल्स, इंडिव्हिज्युअल इन्कम, इंडिव्हिज्युअल आउटपुट, नॅशनल इन्कम, नॅशनल आउटपुट. तर हे होते आपण पाहिलेले संपूर्ण मॅक्रो आणि मायक्रो इकॉनॉमिक्सचा डिफरन्स वगैरे. तर संपूर्ण टॉपिक संपला. जरी याच्यामध्ये माझ्याकडून काही चुकून एक्सप्लेन करायचं राहिलं असेल तरी तुम्ही मला कॉल करा, अवश्य त्याच्याबद्दल सांगा. मी त्याच्यावरती एक व्हिडिओ बनवून तुम्हाला पोस्ट करेल. चॅनलला सबस्क्राईब करा अगर न करा, परंतु तुम्ही शिकत राहा पुढे. ओके, त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस लॉकडाऊन होते त्यावेळेस हा सब्जेक्ट तुमचा परफेक्ट झाला पाहिजे. तर इथं तुम्हाला दिसूनच येईल की सपाटे सर आणि मोठेगावकर सर ज्यावेळेस आपला विद्यार्थी CA झाला त्यावेळेस त्यांच्या सत्कारांना बोलवलं होतं आणि त्यासोबतच मोठेगावकर सरांचा पण आपण सत्कार केला. टाटा, बाय बाय. ओके, सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर्स. ओके, तोपर्यंत काळजी घ्या, घरीच राहा, सेफ राहा.